यस। सो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी और से इलेक्ट्रिक करंट वॉट एवर यू नेम इट। ओके, सो ये सब हमने देख लिया है। आई एवरेज का फॉर्मूला Q बाई टी, इंस्टेंटेनियस करंट dQ बाई dt, ऐसा यूनिट, ये सब कुछ स्केलर क्वांटिटी है दैट वी हैव सीन। डायरेक्शन कैसी है वो हमने देख लिया था, किसमें क्या होगा। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। सॉलिड्स में कौन चार्ज कैरियर्स है, ओके, फिर लिक्विड्स में कौन है, गैसेस में कौन है। तो हमने देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर होगा नहीं, इसीलिए तो इंसुलेटर है। एंड देन सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स होंगे। देन लिक्विड्स में कौन होंगे, आयंस होंगे, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और गैसेस में वैसे तो होगा नहीं, मतलब हम तो इंसुलेटर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हाई वोल्टेज हो तो फिर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर बन जाएंगे। डन, ओके। चलो, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? अरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही हमने देखा था, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है मतलब क्या था हमारा कि भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारा, F डिवाइडेड बाई Q। ओके, सो F कितना हो गया, E इंटू क्यू। और E इंटू क्यू में Q क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल्स टू E इंटू ई। एंड अगेन F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू E बाई M। ये सारे फॉर्मूलाज हमने देखे थे। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन अगर हम निकाले, सो A इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन द वेलोसिटी कितना है, सो से स्टार्टिंग में तो उसकी कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज, ओके, तो Vd माइनस 0 डिवाइडेड बाई t। लेकिन यही t को हम कौन सा नाम देते हैं, टो और टाउ, ओके, विच इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन। ओके, सो Vd बाई टाउ, देयरफॉर Vd इज इक्वल्स टू at ए टाउ, एंड Vd इज इक्वल्स टू ए का फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव किया E बाई एम वो पुट किया, तो Vd इज इक्वल्स टू E बाई एम इंटू टो। और ये हमने देखा था कि रिलैक्सेशन टाइम जनरली होता है 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारे 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। ओके, ऑर्डर की मतलब इंटू 1 इंटू 1.1 1.2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। यस, सो ये याद रखना, मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कौन से ऑर्डर का होगा, वो टाइम कौन से ऑर्डर का होगा, 10⁻⁴, और वेलोसिटी कौन से ऑर्डर की होगी, 10⁻⁴। तो टोटल एक्सेलरेशन कौन से ऑर्डर का होगा, 10⁻⁻, ऐसे याद रखा था हमने, याद है ना। ओके, सो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब रिलेशनशिप बिटवीन दी, ये भी हमने देख लिया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव किया वो, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि सपोज हमने कोई कंडक्टर लिया है, उसकी लेंथ L है और उसका एरिया A है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो से हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने एज्यूम कर लिए से n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। ये तो पर यूनिट वॉल्यूम है, हमारे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारा वॉल्यूम है A इंटू एल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे A इंटू एल इंटू से E। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे A L E, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब N A L। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, E मतलब क्या है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो N A L। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर है। अब I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q मतलब क्या है, चार्ज। तो चार्ज कितने हैं भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज, तो N A L डिवाइडेड बाई T। डन, और वो जो L बाई टी है, ओके, ऊपर L है नीचे T है, तो L बाई टी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल देते हैं। तो आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। ओके, सो AL NaL NaL, और अगर Q NaL और अगर इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ही। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, वो वैल्यू पुट की, तो Vd और I के बीच में फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल्स टू NeA Vd। ये हमने डिराइव किया था। ओके, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, दैट आल्सो वी हैव सीन। यहाँ तक देखा था, और ये न्यूमेरिकल भी हमने कैलकुलेट किया था, करेक्ट। और मोबिलिटी आफ्टर दैट वी हैव सीन। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी अगेन नथिंग बट अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू। तो Vd बाई ई था, अब Vd का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला वो सारे फॉर्मूला अगर हम रख देंगे तो म्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा, और वहीं से Vd बाई ई से V वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और E है वोल्ट पर मीटर, तो उससे हमें फॉर्मूला मिल जाए, यूनिट मिल जाएगा मीटर स्क्वायर इनटू वोल्ट अपॉन वोल्ट सेकंड। ओके, और हमने ये भी देखा था मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द होल्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर मेनली है, सो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। देन वी हैव सीन द करंट डेंसिटी, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूमेरिकल में देखा। न्यूमेरिकल मतलब क्या, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होती है, तो मास डेंसिटी मतलब क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और से करंट डेंसिटी मतलब क्या, करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एरिया। ओके, सो करंट पर यूनिट एरिया जे, करंट पर यूनिट एरिया जे, और अगर जे जो हमारा करंट डेंसिटी वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो और करंट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, दैट वी हैव सीन। सो उसी के लिए हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल। और अगर कोई कंपोनेंट होगा, वैसे तो आई जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। ओके, बट अगर एरिया वेक्टर कुछ और रहा, मतलब इन लाइन नहीं रहा, उनके बीच का एंगल जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई बाई ए था लेकिन वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। ओके, अगर कोई एंगल होगा तो, और पूरा निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, यहाँ तक हमने देखा था, ये रिवीजन हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं जो कल हमने नहीं देखा था। तो जैसे मैंने बताया कि अब वापस जो 10th में तुम पढ़े थे वही सब चीजें आ रही है। ओके, वापस आएगा, 11th का भी आएगा, मतलब 12th का भी आएगा। चलो, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमें पता ही है, 10th में हम पढ़े हुए ही है। ओके, क्या था हमारा ओम्स लॉ, कि जो V है और I है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। कोई भी एक सर्किट है, जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे I जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, करंट भी बढ़ता जाएगा। मतलब कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट, जैसे कि तुमने 2 वोल्ट की बैटरी ली, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, फिर तुमने 2 वोल्ट से 3 वोल्ट की बैटरी कर दी, फिर करंट फ्लो हो रहा है, वो वैल्यू तुम मेजर कर रहे हो। फिर तुमने 4 वोल्ट की बैटरी ली, फिर देखा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर तुमने 6 वोल्ट की बैटरी ली, फिर तुमने देखा करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो तुमने ऑब्जर्व किया, मतलब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया क्या, कि हर बार जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो जा रहा है, बढ़ ही रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यही है हमारा ओम्स लॉ के, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज डाउन करेंगे वैसे वैसे करंट कम हो जाएगा। सो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ये हमने 10th में भी देखा था, 10th में एक एक्टिविटी भी देखी थी लाइक दिस। ओके, सो क्या है, अगेन वही फिर से पढ़ता हूँ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. ओके, अब अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम निकाल दे, I प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल दे, तो वहां पे हम रखते हैं R, एंड R इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ ऐसा ग्राफ हमने वो एक्टिविटी में भी देखा था 10th में, क्या कि जैसे जैसे, ये तो सिंपली क्या है, I वर्सेस V का ग्राफ है, तुम V वर्सेस I का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। सो क्या है, सिंपली जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है। ओके, लीनियर ग्राफ मिलता है। सो उससे ये फोटोग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ मिला है। तो क्या है कि जो हमारा एम्पियर है, ये रहा एम्पियर, तीनों बंदे हैं, ये एम्पियर है। तो देखो एरिया छोटा है, उसको जाना है अंदर, जाने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, ये धक्का मार रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो होगा नहीं। तो एम्पियर मतलब करंट, वोल्ट मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। तो ये तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब ने ऐसे बांधा हुआ है ओम। ओके, मतलब क्या कि ओम मतलब क्या, वो रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सपोर्ट में है और ये अपोज में है, और ये भाई साहब को अंदर जाना है, तो वो अंदर जाने नहीं दे रहा है, और ये जाने के लिए फॉरवर्डली सपोर्ट कर रहा है। डन। ओके, सो ये फिगर से भी, छोटी सी फिगर से भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। नोट हमने लिखी हुई है, रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन दी
ये याद रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर, डायमेंशंस एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, जो कंडक्टर है उसके डायमेंशंस कैसे हैं, मतलब सब कुछ आ गया, डायमेंशंस आ गया, मतलब तो सारा लेंथ एंड एरिया वो सब आ गया। तो कंडक्टर का डायमेंशन कैसा है, कंडक्टर का नेचर मतलब कौन सा कंडक्टर है। सपोज तुमने एल्यूमिनियम लिया और दूसरा तुमने लिया कॉपर, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल का नेचर। देन दूसरा के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तुमने छोटा वायर लिया और तुमने बड़ा वायर लिया सेम मटेरियल का, फिर भी रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है। एंड थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सपोज हमने यहाँ पर हमने कोई कंडक्टर लिया है, ओके, से कॉपर कंडक्टर है, उसमें पर्टिकुलरली वोल्टेज है, ओके, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वोल्टेज एंड करंट है, और से करंट वो तो देख लिया, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो केस, और एक हाई टेम्परेचर पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं से 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो 30 डिग्री पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो 50 डिग्री पे ऑपरेट कर रहे हैं वो दोनों सेम होंगे नहीं, रेजिस्टेंस दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा हमें। अंडरस्टूड। तो 1 मार्क का क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब तुमने क्या लिया है, कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, क्या लिया है, तो मटेरियल के नेचर के ऊपर। दूसरा उसके डायमेंशन के ऊपर, मतलब सपोज तुमने 1 मीटर का वायर लिया और तुमने 10 मीटर का वायर लिया, तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, दोनों में रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके डायमेंशंस अलग है। एंड तीसरा टेम्परेचर के ऊपर कि तुम कौन सी वर्किंग कंडीशन में कर रहे हो, मुझे थोड़ा ज्यादा हिलना पड़ेगा तो नींद निकल जाए। हाँ, सो कौन सी वर्किंग कंडीशन में तुम कर रहे हो, ओके, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर कितना है। तो प्रेशर तो जनरली हम 1 बार ही लेते हैं, ओके, क्योंकि प्रेशर को वेरी करना हमारे लिए टफ हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर हम वेरी कर सकते हैं। जैसे कि भाई एसी चालू कर दिया, तुम 16 डिग्री पे कर रहे हो और दूसरा एक 45 डिग्री पे कर रहे हो, ओके, लाइक दैट। तो वैसा तो हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डन। उससे मुझे याद आया आज हमने प्रेयर नहीं की, ओके, चलो वीडियो के बीच में कोई बात नहीं आज, चलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस, हाँ, सो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, याद रह गया, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन। यस, करेक्ट। अभी उसका यूनिट तो हमें पता ही है, उसका यूनिट ओम है और ऐसे हम लिखते हैं ऐसे, ओके, हमने 10th में भी किया हुआ है। नाउ रेजिस्टेंस को और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, ये भी हमने 10th में देखा हुआ है, नया कुछ नहीं है। सो इट इज द ऑपोजिशन और से ऑपोजिट फोर्स, यू कैन राइट इट इज द ऑपोजिशन और से इट इज द ऑपोजिट फोर्स ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो कंडक्टर ही ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, कंडक्टर, जो मटेरियल है वही ऑफर कर रहा है, वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा नहीं तो फिर सारे ही पास होने देते तो फिर मैं आयरन भी बना देता, ओके। सो आयरन का वायर हो उसमें से मैं करंट पास करूं, एल्यूमिनियम का वायर हो उसमें से करंट पास करूं, कॉपर का वायर हो उसमें से करंट पास करूं, गोल्ड का वायर हो उसमें से करंट पास करूं, तो सब कुछ सेम थोड़ी होगा, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा। सेम ही होगा तो फिर उनकी यूनिकनेस क्या रही फिर ओके। तो हमें सब कुछ देखना है कि कहाँ पे करंट भी ज्यादा मिलता है, एट द सेम टाइम कौन सा फिजिबल ज्यादा है। अभी फिर सपोज मान लो वैसा है नहीं, लेकिन मान लो कि गोल्ड का वायर है वो बहुत अच्छा है, ओके, तो अच्छा है मतलब क्या, हम उसके वायर तो यूज नहीं कर सकते, कितना महंगा पड़ेगा, और है भी नहीं उतना अवेलेबल, उतना गोल्ड अवेलेबल ही नहीं है कि हम ऐसे वायर गोल्ड के रख दें ओके। अगेन वो सब आएगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी, उसकी डक्टिलिटी वायर की, केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी तो गोल्ड सिल्वर की कितनी कम होती है, ओके। सो सब कुछ आएगा, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, मटेरियल ऑफर कर रहा है।
है, इसीलिए मटेरियल मतलब क्या, कंडक्टर, जो भी कंडक्टर होगा वो। सो इट इज द ऑपोजिशन और ऑपोजिट फोर्स ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो हमने देखा ही है क्या कि सपोज R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली, ये हमने 10th में देखा था। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब क्या है कि जितनी लेंथ तुम ज्यादा लोगे, सपोज 1 मीटर का वायर है, वही मटेरियल का 2 मीटर का वायर है, सो R1 जो था और R2 जो था, R2 2 मीटर का वायर जो होगा वो ज्यादा लंबा है, उसकी लेंथ ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या कि अगर जैसे कल एग्जांपल नहीं दिया था कि तुम लोगों को मैंने रूम में बोला है और बोला भागो, तो तुम थोड़ा बहुत भागे, फिर इससे छोटे रूम में गए और फिर बोला भागो, तो फिर भी तुम टकराओगे नहीं और भागोगे। फिर मैंने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया, अब बोला भागो, तो कैसे भागोगे? जितनी कम जगह है, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ पर्सन सेम है, लेकिन एरिया और से वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, सो क्या हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, मतलब क्या कि एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि फिर कोलिजन होने के चांसेस कम है, कोलिजन होने के चांसेस कम है, तो होगा क्या, आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके चले जाएंगे। डन। ओके, सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों प्रोपोर्शनलिटी को हम कंबाइन कर दे तो R इज इक्वल्स टू बन जाता है हमारा L बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो हमने देखा था 10th में आता है हमारा फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, जिसके बेस पे 10th में न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे हमने। ओके, कि वायर है, उसका डायमेंशंस, उसका डायमीटर आधा कर दिया और उसकी लेंथ डबल कर दी, ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे ना। सो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और से रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, so R is proportional to L by A and that is rho is the resistivity. So R is equals to rho L by A resistivity और से specific resistance, दूसरा नाम resistivity का दूसरा नाम specific resistance, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिस्ट्री में। ओके, याद आया ना, रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टिविटी 1 by K, 1 by rho is equals to K। ओके, फिर कंडक्टेंस देखा था, याद है सब कुछ, तो वही सब अभी यहाँ पे सेम ही है, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। सो रेजिस्टिविटी और से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका नाम याद रखना। रेजिस्टिविटी हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन वही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस, याद रख लो, अगेन नोट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस है। तो R में भी यही दो थे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल, लेकिन R में एक और चीज थी, क्या, डायमेंशंस। तो यहाँ पे डायमेंशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी डायमेंशंस इंक्लूड हो ही गया है, क्योंकि रेजिस्टिविटी है क्या, रो L बाई ए, मतलब R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए है, तो रो के फॉर्मूला में R भी तो आता है तो अगर R डिपेंडेंट होगा डायमेंशंस पर, तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंडेंट ही होगी, तो तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, दोनों के लिए सेम लिख सकते हो। ओके, कि नेचर, डायमेंशंस एंड टेम्परेचर दोनों के लिए सेम लिख सकते हैं। ओके, सिंपल था। ओके, ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है 10th में। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, जो अभी हमने बोला वही। सो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, यूनिट एरिया मतलब कि। ओके, सो मेरा थोड़ा उसमें सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वैसे पढ़ोगे तो सही है, अदरवाइज अदर वे में भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ होगी विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, मतलब लेंथ क्या है, यूनिट, मतलब R इज इक्वल टू रो L बाई ए था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो R क्या है, मतलब R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि एरिया तुमने यूनिट ले लिया, यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया तुमने ले लिया यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ तुमने ले ली यूनिट मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ ले ली और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, तो रो क्या बना, R बन गया। रो इज इक्वल्स टू R, तो वही बोला है, रो क्या है, तो रो ही क्या है, R है। कब, जब तुम्हारी L 1 होगी और जब तुम्हारा A 1 होगा तब।
ओके तो अब डेफिनेशन पढ़ो तो और इजीली समझ में आ जाएगा. इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी क्या है? अरे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, लेकिन कब? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. देन आया समझ में? ओके सो ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट है ओम मीटर. ये कहां से आया? तो ये तो तुम डिराइव भी कर सकते हो. हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. सो R का फॉर्मूला क्या है? ओम. और रो का फॉर्मूला क्या है? वही तो निकालना है. यूनिट मतलब L क्या है? मीटर. A क्या है? मीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर और मीटर गया, ये मीटर यहाँ आ गया. सो ओम इंटू मीटर, ये यूनिट हो गया किसका? रो का. दैट्स इट. डन. सिंपल है. ओके चलो. रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. ये क्या है? रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी से क्या है? इंडिपेंडेंट है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. ओके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. हम यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं. ओके कुछ उल्टा उल्टा मतलब, क्योंकि अभी सब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अभी हमने देखा था. ओके तो क्या वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान से याद रखना. यहाँ पर हमने क्या वर्डिंग यूज किए हैं कि रेजिस्टिविटी और से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टिविटी ही है क्या? हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो. तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो बोले तो वो शेप और साइज में डिपेंडेंट नहीं है, उससे क्या है? इंडिपेंडेंट. तो शेप से भी इंडिपेंडेंट है, कोई भी शेप होगा. ओके चलेगा. और साइज मतलब पर्टिकुलरली उसका वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है. तो क्यों अभी क्यों एरिया, लेंथ और वो सब से इंडिपेंडेंट हो गया? क्योंकि हमने क्या बोला? इट इज रेजिस्टेंस. R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. रो इज इक्वल्स टू R. कब? जब L 1 होगा और जब A 1 होगा तब. तो उस केस में फिर अगर तुम बोलोगे, इस केस में बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, मतलब L के ऊपर डिपेंडेंट है, A के ऊपर डिपेंडेंट है, उस केस में हम बोलेंगे कि नहीं, डिपेंडेंट नहीं है. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो पहले तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है सपोज उसके डायमेंशंस पे. क्यों? क्योंकि R के फॉर्मूला में आ रहा है LA, मतलब रो L बाई A. तो वो तो तुम लिख ही लो डायरेक्टली. रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचर के ऊपर है और टेम्परेचर के ऊपर है, वो तो लिख लिया. एट द सेम टाइम रो के ऊपर भी डिपेंडेंट है. रो L बाई A है ना, तो रो के ऊपर भी डिपेंडेंट है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है और A के ऊपर भी डिपेंडेंट है. तो रेजिस्टेंस के लिए डिपेंडेंस का फैक्टर्स कितने हो गए? 5 टोटल. कौन कौन से? रेजिस्टेंस के लिए वो जो 3 फॉर्मूला में है वो तो है ही. कौन से? रो L बाई A मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की, लेंथ के ऊपर भी है डिपेंडेंस, एरिया के ऊपर भी है डिपेंडेंस. ये 3 तो हो गए. और 2 कौन से? उसका नेचर और उसका टेम्परेचर. कौन से टेम्परेचर में तुम करो? डायमेंशन तो आ गए, L और A आ गया, मतलब डायमेंशन आ गए. ओके सो R के लिए तुम 5 फैक्टर लिख लो डिपेंडेंसी के लिए, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए 2 ही जो हमने हाँ अभी मेंशन किए हैं वही लिखो, क्योंकि वो उसमें आ गया है. ओके तो उसमें 2 लिखो. क्या? नेचर एंड टेम्परेचर. डन. ओके सो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. याद रखना अगेन, ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है. दैट्स व्हाई मैंने लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है. रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए तो वो इंसुलेटर है. सो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है. फिर एलॉय की उससे थोड़ी कम होती है, उससे भी कम होती है सेमीकंडक्टर की, और सबसे कम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम होता है तभी तो करंट ज्यादा जाएगा, वो किसका होता है? कंडक्टर का. और वो कंडक्टर में भी रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है? याद रखना, सिल्वर की. किसकी? सिल्वर की. लेकिन अगेन सिल्वर के वायर हम बना नहीं सकते, भले ही रेजिस्टिविटी कम हो, महंगा पड़ेगा और उतनी क्वांटिटी में है भी नहीं हमारे पास. समझ में आया? पक्का? ओके तो वो लिखना रह गया, लेकिन तुम लोग याद रख लेना. क्या? रेजिस्टिविटी मतलब क्या है? कंडक्टर, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज्यादा उतनी रेजिस्टिविटी कम, और जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतना करंट फ्लोइंग कम. ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके तो होगा क्या कि
इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब रेजिस्टिविटी हाईएस्ट, इसीलिए तो करंट फ्लो होता नहीं है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? इंसुलेटर। उससे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? एलॉय की। उससे कम किसकी है? सेमीकंडक्टर की। उससे कम किसकी है? कंडक्टर की। और कंडक्टर में भी सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? वो याद रख लेना, किसकी? सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। यस। ओके, समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या देखा? हमने ओम्स लॉ देखा, फिर हमने रेजिस्टेंस की बात की, और फिर हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब हम वापस 10th और 12th को मिक्सअप करने वाले हैं। ओके, सो ओम्स लॉ से हमारे पास है V इज इक्वल्स टू IR। सो V इज इक्वल्स टू I का फॉर्मूला है NEAVD। I का फॉर्मूला है, सो I की जगह हमने लिख लिया NEAVD इंटू R। नाउ NEAVD तो है, लेकिन VD का फॉर्मूला भी है हमारे पास, क्या? EE by M इंटू टो। ओके, VD का फॉर्मूला है हमारे पास EE टो डिवाइडेड बाय M। कहाँ से आया ये कहाँ से आया? हमने डिराइव किया था कल, याद हो तो? और अभी आज भी हमने रिवीजन में देखा। सबसे पहले देखो, याद ना आए तो क्या करोगे तुम? F इज इक्वल्स टू, बहुत बड़ी पेन है। ओके, तो F इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम? E था इज इक्वल्स टू M A था, देयरफॉर A क्या हो गया? E बाय M हो गया, और A क्या था? VD बाय टो इज इक्वल्स टू E बाय M। डन। तो इससे मिल गया हमें, क्या मिल गया? इससे अगर तुम VD का फॉर्मूला निकालो तो VD का फॉर्मूला क्या हो गया? E बाय M इंटू टो। तो वही लिखा है, देखो, E बाय M इंटू टो। डन। और ये कहाँ, A का फॉर्मूला ये कहाँ से आया? अरे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम और ये इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी? 0। डन। तो VD का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, VD का फॉर्मूला यहाँ पुट किया, तो देखो n E का स्क्वायर हो गया, टो आ गया, डिवाइडेड बाय M आ गया। तो अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या रह गया? ओके, सो अंदर आ गया है V बाय L। ओके, तो ये V बाय L कहाँ से आया है? E का फॉर्मूला है V बाय L। किसका फॉर्मूला? E का फॉर्मूला है V बाय L। याद रख लेना, E का फॉर्मूला क्या है? V बाय L। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, क्या देखा था? E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। याद हो तो? E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, मतलब एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो अगर जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा पोटेंशियल है वो भी क्या होता जाएगा? माइनस है, मतलब कम होता जाएगा पोटेंशियल। और जितना नजदीक होंगे उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो हमें पता ही है कि भाई जितना नजदीक होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन। ओके, तो ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। तो यही है, देखो, पोटेंशियल V और नीचे डिस्टेंस था, तो नीचे डिस्टेंस क्या है? L। ओके, सो E इज इक्वल्स टू V बाय L। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू V बाय L लिख दिया। सो देखो, ये तो अंदर चला गया था, E का फॉर्मूला लिखा V बाय L इंटू R। नाउ R का फॉर्मूला क्या बन गया? R का फॉर्मूला बन गया M ऊपर जाएगा, सो M, और ये n स्क्वायर टाउ नीचे गया, और ये L बाय क्या हो गया? L इंटू ये V दोनों साइड से कट हो जाएगा, ये V और V क्या हो गया? कट हो गया। सो पर्टिकुलरली क्या हो गया? देखो, ये R था, और R इज इक्वल्स, देखो, E इज इक्वल्स टू E बाय L मैंने यहाँ लिखा हुआ। सो ये ऐसा था, अब V कट हो गया, तो ये M ऊपर चला जाएगा, सो से M, ये L भी ऊपर चला जाएगा, से L, और नीचे क्या है? नीचे है हमारा NE स्क्वायर एंड टो। ओके, NE स्क्वायर टो। समझ में आया? ओके, सो NE स्क्वायर टो, और ये ML दैट इज इक्वल्स टू क्या है? R। अब R का फॉर्मूला अगर तुम लिखो एक्चुअल में रो L बाई ए वाला, ओके, R का फॉर्मूला तुम लिखो अगर रो L बाई ए वाला, तो तुम्हारा फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा कौन सा? MNE स्क्वायर। ओके, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? देखो, बाय कंपेयरिंग दिस विद द R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एरिया तुमने यूनिट एरिया लिया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे L बाई ए लिया हुआ है,
ये जो L बाई एल है, ओके, V इज इक्वल टू, V दोनों साइड से कट हो गया, V बाई एल हमारा क्या था, E इज इक्वल टू V बाई एल। अब E इज इक्वल टू V बाई एल हो गया है, तो हमारा M तो यहाँ पर है ही, देखो ये A है, यहाँ पे लिखने रह गया, तुम फिर ऐसे समझोगे कि सर कहाँ गए, देखो यहाँ से करके दिखाता हूँ, N अभी E स्क्वायर हो गया है, देखो पहले N है, ये गया E और E गया तो क्या हो गया E स्क्वायर, देन टू गया तो यहाँ पे क्या गया टू, फिर M गया M भी गया। अच्छा अब अंदर क्या बचा, अंदर है E, तो E की जगह मैंने लिख लिया V बाई एल, डन। और क्या बचा, और है R, तो E भी गया R भी गया, और क्या है A, डन, इतना हुआ। अब क्या है, अब दोनों साइड देखो, इस साइड भी V इस साइड भी V, तो V यहाँ से गया और V यहाँ से गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे R का फॉर्मूला चाहिए, तो ये L कहाँ चला जाएगा, L चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा M और L, ये ML नीचे थे वो ऊपर चले गए, तो ML इज इक्वल टू, वहां तो कुछ है ही नहीं, वन ही है, V कट हो गया तो वन ही है, तो M इंटू L। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा N E स्क्वायर टो, और ये A भी तो है, तो यहाँ पे आ गया, ये नीचे आ गया क्या A, मतलब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो उसके नीचे जाएगा ना ये, डन। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया R। अब R इज इक्वल्स टू क्या था, रो L बाई A, तो A कट हो गया, LL भी कट हो गया, डन। तो फिर बचा क्या, रो का फॉर्मूला क्या बचा, रो का यहाँ पे सिर्फ रो ही बचा है, तो रो का फॉर्मूला क्या बचा, MNE स्क्वायर टॉप, MNE आया समझ, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डन, ओके। हमने क्या किया, फिर से V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR से हमने स्टार्ट किया, ओके। देखो V इज इक्वल्स टू IR से हमने स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन, ओके। हमने कहां से स्टार्ट किया, V इज इक्वल्स टू IR से स्टार्ट किया। अब हम बोल रहे हैं कि V इज इक्वल्स टू I का फॉर्मूला हमने VD के फॉर्म में पढ़ा है, NEA VD इंटू से R, ओके। तो V का फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब VD का फॉर्मूला, तो VD का फॉर्मूला हमने अभी ही डिराइव किया, कैसे कि भाई F E इज इक्वल्स टू क्या था, F इज इक्वल्स टू क्या था, F इज इक्वल्स टू E इंटू E था, एंड दैट इज इक्वल्स टू M इंटू A, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू E बाई M, लेकिन A इज ऑल्सो इक्वल्स टू VD डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई M, दैट इज इक्वल्स टू, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, तो E डिवाइडेड बाई M इंटू टो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VD, तो ये VD का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, सो V इज इक्वल्स टू NEA, VD की जगह हमने क्या लिखा, E टो डिवाइडेड बाई M इंटू R, डन, ओके। अब E इज इक्वल्स टू क्या है, तो हमने अभी देखा, अगेन E इज इक्वल्स टू क्या है, V बाई L, सो V इज इक्वल्स टू, अब देखो दो E हो गए हैं, तो E का स्क्वायर A, E की जगह क्या लिखा है हमने, V बाई L, नीचे M था, ऊपर यहाँ पे टो भी है, और ये R की जगह तुम्हें डायरेक्टली यहीं पर लिख देना है, तो यहीं पर ही लिख दो क्या, रो L बाई A, कंपेयर करने की बात ही नहीं, डायरेक्टली भी तुम पुट कर सकते हो, R इज इक्वल्स टू व्हाट, रो L बाई A। तो देखो एरिया यहाँ कट हो गया, लेंथ यहाँ कट हो गई, ओके, और वो पोटेंशियल भी कट हो गया, तो रो इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया M, ओके, और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर टो इज इक्वल्स टू क्या आ गया, रो, तो रो इज इक्वल्स टू क्या आया, MNE स्क्वायर अपॉन 2, डन, आया समझ में, सिंपल है, ये पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, डन। चलो, सो ये हमने हमारा फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टिविटी का, M अपॉन NE स्क्वायर टो। न्यूमेरिकल्स में जनरली ये यूज होता है, सो न्यूमेरिकल्स जब हम गिनने बैठे तब हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए, डिराइव तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर याद ना रखना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो फटाफट डिराइव हो सके वैसा ही है, सो तुम विद इन अ मिनट ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो और अच्छा है, वो 1 मिनट बच जाएगी, ओके। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर थोड़ी हम डिराइव करने बैठेंगे, ओके, तो वहां पर तो याद ही होना चाहिए कि भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, VD का फॉर्मूला ये है, डन, ओके। चलो
अब हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि भाई n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी, मतलब क्या, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, n क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन्स ही थे ना, n इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतनी रेजिस्टिविटी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो वही चीज बोल रहे हो। और यहाँ से एक और चीज हमें पता चलती है, क्या, टो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कम है, जितना रिलैक्सेशन टाइम कम है, मतलब दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में कम टाइम पीरियड लग रहा है, ओके, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, कोलिजन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बढ़ गए ना कोलिजन, जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, मतलब ऐसा समझो कि 1 मिनट में 2 कोलिजन हो रहे थे, अब 1 मिनट में 10 कोलिजन होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ओके, तो 10 कोलिजन होंगे, उसको पार करके जाना है, ओके, तो करंट कम जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। सो टाउ के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना टाउ रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, मतलब से हम कम का रिस्पेक्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा, जितना रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम मतलब कोलिजन कम टाइम में हो रहा है, पहले सपोज 1 मिनट में 1 कोलिजन हो रहा था, अब 1 मिनट में 10 कोलिजन हो रहे हैं, तो 10 कोलिजन हो रहे हैं तो ऐसे 10 बार ऐसे टकरा रहा है, अभी सोचो 10 बार टकरा रहा है, ऐसे 10 बार ऐसे टकरा रहा है और फिर जाके आगे बढ़ेगा, और कोई 2 ही बार टकरा रहा है और फिर आगे बढ़ेगा, तो 2 बार वाला तो जल्दी चला जाएगा, 2 बार टकराया और जल्दी चला गया, जल्दी चला गया मतलब वहां करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन यहाँ पे 10 बार टकरा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, मतलब 10 बार टकरा रहा है, 10 बार टकरा रहा है मतलब क्या, बहुत ज्यादा बार टकरा रहा है, मतलब कि इजीली करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, इजीली करंट नहीं हो पाएगा मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, टेम्परेचर। सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली ना बोले तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो हमारा टाइम पीरियड है, मतलब ये जो टो है कोलिजन का टाइम पीरियड, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। मतलब अगर सॉलिड है, ओके, कॉपर है और कॉपर में की रेजिस्टिविटी है, मतलब कि वही चीज क्या कि टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा तो से टेम्परेचर बढ़ा, ओके, अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे हम टेम्परेचर की इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे 10th में, ओके, कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर, हीटिंग इफेक्ट भी उसकी बढ़ेगी, ओके। सो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोलिजन 1 मिनट में 1 होता था या 1 मिनट में 2 होते थे ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स थोड़े और दूर दूर जाएंगे, दूर दूर चले गए, टेम्परेचर बढ़ा है इसलिए दूर दूर चले गए, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिजन कम होंगे, कोलिजन कम होंगे मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कोलिजन कम मतलब टाइम पीरियड कम, तो अगेन रेजिस्टिविटी ज्यादा। सो टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंस में है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, लेकिन टोके यहाँ से दिख ही रहा है, टोके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है और एन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितना टाइम हुआ है? हाँ है ना टाइम, ओके चलो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कंडक्टिविटी। क्या, कंडक्टिविटी। सो देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सिग्मा द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे सिग्मा बोल रहे हैं, हमने केमिस्ट्री में क्या बोला, के बोला था, याद हो तो, ओके। तो जो रेजिस्टिविटी है उसी का इनवर्स, मतलब 1/ρ इज इक्वल्स टू के लेते थे हम, वैसे ही 1/ρ इज इक्वल्स टू हम लेंगे यहाँ पे सिग्मा। सो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। सिंपल है, वहां पे हमने के लिया था, यहाँ पे रोल सिग्मा ले रहे हैं, अदरवाइज सेम ही है, ओके। सो यूनिट क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम इंटू मीटर, उसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मो भी बोलते थे, याद हो तो, ओके। सो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हमने बोल दिया मो मीटर इनवर्स। सिंपल है, ओके। फिर नेक्स्ट है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, जी।
याद हो तो ओके। और फिर स्टैंडर्ड, हमने केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडक्टेंस जी स्टार लिया था, याद हो तो ओके। यहाँ पे वो सब बातें नहीं है, लेकिन जी तो वही है ओके। सो स्टैंडर्ड मतलब क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम सॉल्यूशन लेते थे वो सॉल्यूशन 1 मोलर होना चाहिए, तब की हमने बात की थी, याद आया ना ओके। सो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा कंडक्टेंस, जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिल जाएगी कंडक्टिविटी। डन। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस। डन ओके। सो अगेन रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम यूनिट्स, ओम यूनिट्स को हम मो भी बोलते हैं। डन ओके। चलो तो ये हो गया कंडक्टेंस। नाउ अब हमें देखना है क्या टेम्परेचर के साथ उसकी क्या रिलेशन है। सो देखो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी वो हमने कंडक्टिविटी के बारे में तो देखा। सपोज ऐसा समझो सेमीकंडक्टर है और एक एलॉय है, किसकी रेजिस्टिविटी सबसे, नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे पास सेमीकंडक्टर है और मेरे पास है एलॉय, एक है एलॉय और दूसरा क्या है सेमीकंडक्टर। तुम लोग मुझे बताओ किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी पूछ रहा हूं मैं, रेजिस्टिविटी करेक्ट। कम होगी किसकी, कंडक्टिविटी क्या होगी, एलॉय की। पक्का, वहां पे रेजिस्टिविटी ज्यादा थी तो कंडक्टिविटी करेक्ट ओके। तो वैसे भी पूछा जा सकता है क्या रेजिस्टिविटी का क्या था, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर एलॉय की, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, फिर कंडक्टर, और मैंने कंडक्टर में बताया था किसकी सबसे रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, सिल्वर की ओके। सो रेजिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर की है, मतलब सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। डन, तो करेक्ट है ओके। चलो, सो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी तो मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी रो होगा, यहाँ पर तो बताया, कहाँ पर, यहाँ पर बताया ना कि टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जगह बढ़ जाएगी उनकी। टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं, हम डिस्कस करते थे मेटल है सपोज, उसका तुम गर्म कर रहे हो तो उसके जो एटॉम्स है वो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। सॉलिड में तो एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, लेकिन गर्म करेंगे तो दूर दूर चले, और गर्म करके और दूर और दूर और दूर, और फिर पूरा गर्म कर दिया और मेल्ट हो गए, लिक्विड हो गए तो दूर हो जाएंगे, और तुम करते ही जा रहे हो करते जा रहे हो तो गैसेस में तो और दूर होते जाते हैं। याद है ना ओके। तो बेसिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो कोलिजन क्या हो गया, कम हो गया। कोलिजन कम हो गया मतलब कि कम कोलिजन हो रहे हैं। पहले 1 मिनट में 2 कोलिजन हो रहे थे, अब 1 मिनट में एक ही कोलिजन हो रहा है ओके। सो कोलिजन कम हो गए हैं तो मतलब रेजिस्ट, यहाँ पे कोलिजन कम हो गया, कोलिजन कम हो गया है मतलब क्या, टाइम पीरियड क्या हो गया है, कम हो गया है, टाइम पीरियड कम हो गया है ओके। तो टाइम पीरियड तो कम हो गया है तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। हम देख ही सकते हैं डायरेक्टली, अंडरस्टूड ओके। सो टेम्परेचर के साथ देखते हैं हम उसका क्या रिलेशन है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ओके, कि रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब क्या, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डन। तो देखो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो टो क्या हो गया, कम हुआ ओके। मतलब जैसे जैसे टो कम हुआ मतलब कि जो सक्सेसिव टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड कम हो गया। तो वही केस तो हमने डिस्कस किया, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब क्या है, पहले सपोज टाइम पीरियड कम हो गया है, कम हो गया है मतलब क्या कि पहले 2 कोलिजन सपोज 1 मिनट में होते थे, अब 2 कोलिजन से 0.5 सेकंड में ही हो गए, तो टाइम पीरियड कम हो गया। पहले 1 मिनट में होते थे, अब 0.5 सेकंड ओके, और से पहले 2 सेकंड में होते थे और अब 1 सेकंड में हो रहे हैं,
तो टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब पहले 2 सेकंड में एक कोलिजन होते थे और अब 1 सेकंड में एक कोलिजन हो रहा है। पहले 2 सेकंड में एक था और अब 1 सेकंड में एक है। तो जल्दी कोलिजन मतलब जल्दी मूवमेंट हो रही है, जल्दी मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेट ज्यादा हो रहे हैं तो करंट कम पास होगा। करंट कम कब का पास होता है? जब रेजिस्टिविटी ज्यादा हो तब। समझ रहे हो सब कुछ? सबसे पहला हमने क्या देखा, देखो इसके बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। क्या है रेजिस्टिविटी? रो। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा तो उतनी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतना कंडक्टिविटी ज्यादा, उतना करंट ज्यादा जाएगा, और करंट ज्यादा जाएगा मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगेन टो के साथ भी इनवर्सली रिलेशन है, मतलब कि अगर टाइम पीरियड बिटवीन, टो क्या था हमारा? टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन हो इलेक्ट्रॉन के, एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो एक कोलिजन हुआ दूसरा कोलिजन हुआ, उनका टाइम पीरियड सपोज 2 सेकंड में एक कोलिजन होता था, अब एक ही सेकंड में एक कोलिजन हो रहा है। मतलब पहले 2 सेकंड पास हो तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है और 2 सेकंड हो गए, अब किसी से टकरा गया, फिर वापस 2 सेकंड हो गए, अब किसी से टकरा गया, तो यहाँ तक गया, अब तक वो 2 ही बार टकराया है। लेकिन यहाँ से जाएगा, 1 सेकंड हुआ टकरा गया, दूसरे सेकंड हुई टकरा गया, तीसरे सेकंड हुई टकरा गया, चौथी सेकंड हुई टकरा गया, तो यहाँ से 4 बार टकराया, पहले वहां तक जाने में सिर्फ 2 ही बार टकरा रहा। तो ज्यादा बार टकराएगा तो आगे लेट पहुंचेगा ना, यहाँ ज्यादा बार टकरा के जाएगा इलेक्ट्रॉन तो आगे लेट पहुंचेगा, और कम बार टकरा के जाएगा मतलब एक बार टकराया और फिर भागता गया, दूसरी बार टकराया और भागता गया। ओके, कम बार टकरा के आगे बढ़ेगा तो जल्दी पहुंचेगा, तो मतलब करंट ज्यादा होगा वहां पे जहां पे कम बार टकरा रहा है, और जहां पे ज्यादा बार टकरा रहा है वहां पे करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। ज्यादा बार टकरा के जाएगा तो करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी है, सो ज्यादा बार टकरा रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ज्यादा बार टकरा रहा है मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है। ज्यादा बार टकराना, कोलिजन ज्यादा मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया मतलब ज्यादा बार टकराया, कोलिजन बढ़ गया। तो तुम बीच में एक वो टर्म भी लिख सकते हो, ओके, डायरेक्टली ना बोलो तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो वहां पर तुम बोल सकते हो कि रिलैक्सेशन टाइम एंड कोलिजन भी एक दूसरे से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया मतलब कोलिजन बढ़ गया, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया मतलब कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया मतलब करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है। मिल गया? ओके, सो तुम्हें क्या क्या डिस्कस करना है? रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा, सपोज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो कोलिजन क्या हो गया? कम। कोलिजन कम हो गया तो करंट जल्दी पास हो जाएगा, करंट जल्दी पास हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, कंडक्टिविटी अच्छी है तो रेजिस्टिविटी अच्छी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन? ओके, तो हमने वो देखा। अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं। रेजिस्टिविटी का देख लिया ना टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो वही रेजिस्टेंस का भी होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो जैसे चेंज होगा वैसे ही तो R चेंज होगा, सेम ही है। ओके, लेकिन अलग से टॉपिक है हमारा, तो हम देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। रीजन क्या है? वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाए। अभी वाइब्रेशन बढ़ गया, देखो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई एक ऑब्जेक्ट है 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट है 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उसके एटॉम्स अंदर। ये सब तो बेसिक है एकदम, हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले मतलब 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं साइंस में कि भाई टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक, वो अभी पढ़ा है मैंने 9th वाले को, फर्स्ट चैप्टर में। ओके, एटॉम्स वाले में ही, स्टार्टिंग में ही, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। किसकी? एटॉम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये सब तो हमने समझा हुआ ही है। सो टेम्परेचर बढ़ाया तो इनका वाइब्रेशन क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ गई, वाइब्रेशनल एनर्जी इनकी बढ़ गई, मतलब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को जाना है उनको कम जगह मिलेगी, वो लोग ही खुद ज्यादा टकरा रहे हैं, ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं। पहले
इतना पैसेज था, पहले इतना पैसेज था, ओके, और अब वो लोग ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं तो पैसेज कम हो गया, पैसेज कम हो गया मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे। डन। ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर बढ़ा इसलिए। अंडरस्टूड। तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब कम इलेक्ट्रॉन पास हुए, कम इलेक्ट्रॉन पास हुए मतलब क्या? रेजिस्टिविटी ज्यादा है। डन। ओके, सो reason the increase in the temperature increases the amplitude of the vibrations of the metallic atoms। मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया वाइब्रेशंस बढ़ गई। तुम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, which cause some extra resistance in the path of free electrons। उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टूड। सिंपल था। तो ये देखो फिगर में बताया हुआ है कि ये सिंबल जनरली किसका होता है? वाइब्रेशन। नहीं ऐसे, एक तो अब तो इमोजी भी आया है ऐसे करके, ओके। सो मतलब ये सिंबल जो आसपास होते हैं वो क्या है? वाइब्रेशन। हाँ, जैसे हम जोर से चिल्लाए तो कैसे ऐसे तो थोड़े वाइब्रेट होते हैं ना, तो वैसे ही सिंबल है देख। तो ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वाइब्रेशन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को जाने में तकलीफ हो जाएगी। सिंपल है। डन। ओके, सो ये हमने देखा। नाउ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर में आगे हमें ये फॉर्मूला देखना है फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। तो स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन और लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होगा? तो उसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला ही है क्या? R इज इक्वल्स टू आर नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। फिर से बोल रहा हूँ, R इज इक्वल, हमें डिराइव नहीं करना है, R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये कौन से टेम्परेचर के लिए? कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। मतलब तुम 30 डिग्री पे हो, 30 से 31 पे जा रहे हो, तो ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। सो R एंड R नॉट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट T एंड 0 डिग्री सेल्सियस। R नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस होगा वो है। 0 डिग्री सेल्सियस पर R नॉट टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है। सो अभी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, सो R है हमारा T, मतलब जो हम टेम्परेचर लाने वाले हैं उस पे रेजिस्टेंस। R नॉट है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। और अल्फा क्या है? अल्फा है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डन। ओके, सो R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। याद रख लेना फॉर्मूला भी पूछा जाता है MCQ में। ओके, सो R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ओके, अगर लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन हो फ्रॉम T1 टू T2, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 एट टेम्परेचर T1 और यहाँ पर टेम्परेचर हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभी हम 30 से 31 32 जा रहे थे, अब 30 से चले गए 50 पर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सपोज बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लार्ज टेम्परेचर तो दो प्रॉपर्टी है, कौन सी? कि ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ ना, मतलब क्या हुआ? मेरा टेम्परेचर अभी जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल लिया वही 30 डिग्री है, ओके, और 30 से 50 पे जा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो R1 से R2 बढ़ा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर एक रेजिस्टेंस होगा R1। फिर यहाँ से मैं R2 पर, यहाँ से मैं टेम्परेचर T2 पे चला गया, टेम्परेचर बढ़ा है मतलब रेजिस्टेंस भी, अभी तो हमने देख लिया टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। सो टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। डन। मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1 है। ओके, तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये जो चेंज है R2 कितना ज्यादा बढ़ा? R2 माइनस R1, मतलब ये जो चेंज आया ना रेजिस्टेंस में, ये चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। मतलब तुम्हारा R1 स्टार्टिंग वाला जितना कम होगा ना उतना ये चेंज कम होगा, और स्टार्टिंग वाला जितना ज्यादा होगा ना उतना ये चेंज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई होगी, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फिर समझे होंगे तो, नहीं तो एग्जांपल दूंगा तो ऐसे ही समझ जाओगे। स्टार्टिंग वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर कम होगा तो चेंज इन दी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम। और स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो चेंज इन दी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ में आया? ओके, एग्जांपल से बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्या? ऐसा समझो, मेरा वही एग्जांपल लेते हैं, 30 डिग्री टेम्परेचर T1, 50 डिग्री टेम्परेचर T2, R1 और R2। हमें पता है R2 इज ग्रेटर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। अब मैं क्या ले रहा हूं? ध्यान से सुनना,
30-50 था, अब मैं पहला वाला टेम्परेचर जो R1 था उसकी जगह मैं ये नहीं ले रहा हूँ, उसकी जगह मैं ले रहा हूँ से 40। कितना ले रहा हूँ? 40। सो 40 से 50 पर जाएंगे तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। डन। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2। ओके, तो वो तो जितना था उतना ही है। सपोज इसकी कंपेयर में मैं ड्रॉ करके बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो, मेरी एक कंडीशन है से R1 R2 से T1 T2। डन। ये है सपोज 10 ओम और ये है 30 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा से कितना, ये है 50 डिग्री सेल्सियस और ये कुछ भी ले लो से 20, चलो 20। डन। ओके, बढ़ा टेम्परेचर, बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लूं T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो R1 जो मेरा होगा, तो अब देखो ये R1 जो होगा वो 10 ओम से ज्यादा होगा या कम होगा? वो जस्ट गेस, 10 ओम से कम होगा या ज्यादा होगा? T1 टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो R1 क्या होगा? 10 ओम से ज्यादा होगा या 10 ओम से कम होगा? ज्यादा होगा। क्यों? कहाँ बढ़ रहा है? ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस। R2 माइनस R1 करेंगे तो बढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन समझो। ये तो एक अलग ही केस था, ये तो समझ गए तुम। टेम्परेचर T1 था 30 और फिर तुम 50 पे गए तो ये 10 से 20 हो गया। अब मैं इन दोनों की कंपेयर कर रहा हूँ, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों की। ओके, तो अभी R1 R2 छोड़ दो। ओके, मतलब 1 2 क्या लिखा हुआ है छोड़ दो। अच्छा चलो मैं नॉट लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिख दिया? नॉट लिखना। अब देखो टेम्परेचर क्या है? 0 और यहाँ टेम्परेचर क्या है? 30। वहाँ का रेजिस्टेंस पता है मुझे 10 ओम। यहाँ का मैं तुम्हें गैस करने को बोल रहा हूँ, 10 ओम से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। पक्का? क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ से यहाँ भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ बढ़ेगा मतलब इससे तो ये छोटा होगा ना। डन। ओके, तो ये हो गया सपोज 1 ओम। समझ में आया? पक्का? अब समझो क्या बोल रहे हैं कि अगर R2 माइनस R1 मतलब चेंज इन दी रेजिस्टेंस, तो सपोज ये मेरा R2 है और ये मेरा R1 है पहला वाला, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1 19 ओम हो जाएगा। कितना हो गया? 19 ओम। अब ऐसा समझो कि ये दोनों है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R1 है। सो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। समझ में आया? पहले इन दोनों का किया तो कितना आया? 19 ओम। इन दोनों का किया तो कितना आया? 10 ओम। मतलब कि ये 10 ओम आया और वो 19 ओम आया, मतलब 19 ओम ज्यादा है। तो 19 ओम ज्यादा क्यों आया? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर मेरा क्या था? कम था, इतना नहीं था, और इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा क्या था? कम था। तो इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा कम था। ओके, इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा क्या था? कम था। तो डिफरेंस कितना? ज्यादा आया। इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम था, दैट्स व्हाई डिफरेंस कितना आया? 20 माइनस 1 19 ओम आया। लेकिन इनिशियल अगर मेरा रेजिस्टेंस 10 ओम होता और अब अगर मैं डिफरेंस लूं तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? सिर्फ 10। तो इनिशियल रेजिस्टेंस अगर मेरा ज्यादा होता है तो मेरा डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा आता है। और इनिशियल रेजिस्टेंस मेरा कम मतलब मॉडरेट है, ओके, या उससे ज्यादा है। अब अगर फिर से मैं डिफरेंस लूं तो वो डिफरेंस क्या आता है? कम आता है। मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन R1। समझ में आया? ये सेंटेंस समझ में आया? कि ये जो चेंज इन दी रेजिस्टेंस है वो तुमने R1 इनिशियल रेजिस्टेंस कितना कम लिया है उसके ऊपर भी है। अगर तुमने इनिशियल रेजिस्टेंस बहुत कम लिया है, जैसे कि
मैं इससे भी कम जा रहा हूँ, देखो इनिशियल रेजिस्टेंस कहाँ पे जा रहा हूँ, टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री भी नहीं, टेम्परेचर में चला गया क्या -10 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा 0.1 ओम, ऐसा समझो। रेजिस्टेंस कितना हो गया, माइनस है, तो मतलब और कम किया तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब फिर से देखो, अब चेंज इन, यहाँ से यहाँ पे चेंज निकालो, 20 माइनस 0.1 ओम, तो ये तो 19.9 ओम आ गया। ओके, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया रेजिस्टेंस, चेंज इन दी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो मैंने आर लिया था वो बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत कम था, इसलिए तो जितना आर ज्यादा कम उतना ये डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? पक्का? ओके, सो R2 माइनस R1 डिपेंड करता है किसके ऊपर, R1 के ऊपर। अगर R1 मेरा ज्यादा है, मतलब सपोज 10 ओम वाला है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, ये कम है तो ये कम है। डन? समझ में आया? जैसे कि मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, R2 मेरा हमेशा यही होगा। अब अगर मेरा R1 क्या है, 10 है, ओके, तो मेरा रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा, 10 ओम। और अगर मेरा R1 है 1 ओम, तो मेरा रेजिस्टेंस का डिफरेंस क्या आएगा, 19 ओम। डन? ओके, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R1 का इफेक्ट है, मतलब जैसा जैसा हम R1 लेंगे उसके रिस्पेक्ट में R2 माइनस R1 होगा। समझ में आया? पक्का? ओके। दूसरा, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। वो तो है ही कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस का चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं ये दोनों की बात करूं तो 20 डिग्री सेल्सियस है और 10 ओम है, लेकिन इन दोनों की बात करूं तो 50 डिग्री सेल्सियस है और 19 ओम है। सिंपल है। डन? तो टेम्परेचर डिफरेंस भी जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस का चेंज भी ज्यादा होगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1। दोनों को कंबाइन करके लिखा। नाउ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या लिख देंगे, अल्फा। तो अल्फा R1 T2 माइनस T1, और ये R1 उस साइड चला जाएगा, सो R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। सो R2 इज इक्वल्स टू R1 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला फॉर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और ये हमारा R2 इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आ गया। और अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो भी तुम निकाल सकते हो। कैसे? कि ये R1 है, ओके, सो ये R1 अंदर मल्टी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, ये R1 यहाँ चला जाएगा तो R2 माइनस R1, और ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, सो अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आया समझ में? तो हमने स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये देखा कि R इज इक्वल्स टू R नॉट इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T। और वैसे ही यहाँ पर हमने देखा R इज इक्वल्स टू R नॉट, वैसा ही है, R नॉट मतलब पहले वाला था 0 डिग्री वाला, तो R2 इज इक्वल्स टू R1, वहां पे था 1 प्लस अल्फा T, और यहाँ पर क्या है, अल्फा R1, और से यहाँ पर क्या है, R2 इज इक्वल्स टू R1, 1 प्लस अल्फा T था, यहाँ पर भी 1 प्लस अल्फा T ही है, देखो। ओके, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, तो यहाँ पर भी क्या है, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, लेकिन यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर चेंज है, T2 माइनस T1। वहां पे क्यों T2 माइनस T1 नहीं है, क्योंकि वहां पर T1 क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, R नॉट क्या था, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है वो, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या है, T1 और से T नॉट लिया नहीं है, डायरेक्टली क्या है T। सो फॉर्मूला तो वही है क्या, R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T, छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, और बड़े टेम्परेचर चेंज के लिए क्या है, R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। डन? यही फॉर्मूला R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। डन? ओके, सो दैट इज देयर।
अब देखो इसी में हम लिख सकते हैं, अगर रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो जहां जहां आर है वहां वहां पे रेजिस्टिविटी लिख दो, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जहां जहां हमारा r2 इज इक्वल रो2 इज इक्वल टू रो1 1 प्लस अल्फा t2 माइनस t1, और वहां से भी हमारी अल्फा की वैल्यू जैसे यहाँ मिली थी वैसे r2 माइनस r1 के फॉर्म में मिली थी, वैसे रो2 माइनस रो1 के फॉर्म में अल्फा मिलेगा। ओके डन। अल्फा की वैल्यू ये याद रखो, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मेटल्स के लिए हमारा जो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है जो हमारा, ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है, एंड फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज व्हाट, नेगेटिव। ओके, अल्फा क्या है हमारा, नेगेटिव। एक्चुअली है क्या, देखो अल्फा यहाँ पे रेजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में है, चेंज है, वहां पे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में था। ओके, मतलब R2 माइनस R1 मतलब चेंज इन दी रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, रो2 माइनस रो1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, से अल्फा। मतलब कि ये जो चेंज है वो चेंज पॉजिटिव आता है। ओके, मतलब ये जो चेंज है अल्फा है पॉजिटिव आ रहा है। अल्फा पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव बोल रहे हैं, मेटल के केस में अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा मतलब मान लो सपोज 1 आया तो रो2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस रो1। डन, समझ में आया। मतलब ये पॉजिटिव है, तुम ऐसा भी मान सकते हो, अगर ये पॉजिटिव है तो रो2 माइनस रो1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब चेंज आएगा, अच्छा खासा चेंज आएगा। लेकिन इस साइड नेगेटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो ये रो2 माइनस रो1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव रो2 माइनस रो1 मतलब क्या, कि रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। समझ में आया, पक्का। ओके, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव, सिंपल। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई मतलब क्या हो गया, वहां पे मतलब हो गया कि ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आई। मतलब क्या है कि ये जो टेम्परेचर चेंज किया हमने विद दी टेम्परेचर चेंज, ये 30 है ये 50 है, तो जैसे ही 30 से 50 किया तो हमारी रो2 क्या आई, कम आई, मतलब रेजिस्टिविटी कम हुई। रेजिस्टिविटी कम कैसे हो गई, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से, अच्छी बात हुई। टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारी कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टेंस बढ़ गया। हाँ, कौन से केस में, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इलेक्ट्रोलाइट का केस तो हम केमिस्ट्री में अभी अभी कंप्लीट किए हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो आयंस है वो आयन की मूवमेंट्स फास्ट हो जाएगी, और आयंस ही तो चार्ज कैरियर है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो गई मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई। समझ में आया, पक्का। तो इससे घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव, लेकिन कहने का मीनिंग है वो समझो कि अगर मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव, मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कब, जैसे 30 डिग्री से 50 डिग्री पर तुम जा रहे हो तो ये पॉजिटिव कब होगा, मतलब जब सपोज तुम्हारा अभी जैसे हमने गिना था वो कि भाई 10 ओम और यहाँ पे 5 ओम, तो 5 ओम का डिफरेंस आया। ओके, लेकिन वो डिफरेंस मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। किसके केस में, मेटल के केस में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑपोजिट होता है। अच्छा है उसमें टेम्परेचर बढ़ाना, उसमें टेम्परेचर बढ़ाना अच्छी बात है। मेटल में टेम्परेचर बढ़ाना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में अच्छा है टेम्परेचर बढ़ाना। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाना अच्छा है। सोचो, सोलर पैनल याद रख लो, जितनी सेमीकंडक्टर का ही तो बनता है वो सोलर पैनल, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वैसे याद रखना हो तो रख लो, वैसे वहां तो पीएन जंक्शन डायोड और वो सब काम करता है, वो सब हम समझेंगे। लेकिन याद रखने के लिए कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर उतनी कम रेजिस्टिविटी। डन, सिंपल है, समझ में आया। ओके, सो ये छोटी बात है, मतलब ऐसे सिर्फ लिख दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैसे ही मैंने जैसे अभी बताया था
अल्फा का रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का चेंज, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू से पूछेंगे टो, ओके, द टाइम पीरियड, ओके, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, उसके रिस्पेक्ट में रो कैसे चेंज होता है, वो सब पूछते हैं एमसीक्यू में बहुत ज्यादा, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। डन, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा, लास्ट मतलब ऐसा लास्ट नहीं है। सो ये रेजिस्टिविटी की बात है, तो रेजिस्टिविटी हमने अभी डिस्कस की वही। सो ये ग्राफ भी गिवन है बुक में, क्या है, फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये नेगेटिव है, ये तो हमने बोला। देखो मेटल के साथ साथ जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, और लीनियरली भी नहीं बढ़ती, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ओके, ऐसे सीधे भी नहीं जा रही है, एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ रही है। नाउ फॉर एलॉय के केस में, एलॉय के केस में क्या है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो मतलब ये रेजिस्टिविटी ऐसा स्लोप है, ऐसा भी नहीं है कि ये रेजिस्टिविटी है तो इसकी यहाँ आई और इसकी यहाँ आई, थोड़ी ही बड़ी भाई, ओके। तो एलॉय के केस में, एलॉय मतलब क्या है, मिक्स कर दिया है ना तुमने, ओके। सो उस प्योर मेटल तो है नहीं, तो प्योर मेटल के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी शूट करेगी, लेकिन एलॉय के केस में उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो एलॉय के वायर बनाओ तो भी बहुत बढ़िया है, ओके, समझ में आया? हाँ, सो फॉर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना प्योर मेटल के केस में बढ़ता था। और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो क्या होगा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयंस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आयंस की मूवमेंट, और से सिंपल वर्ड में बोल देना हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। डन। तो ये ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं कि चूज करो, ये चार ग्राफ गिवन होंगे, सही वाला कौन सा है या गलत वाला कौन सा है, इसे पूछ सकते हैं, ओके, अंडरस्टूड? तो ये टॉपिक भी देखते हैं, हो जाएगा। हाँ, अब है सुपर कंडक्टिविटी, इसके रिलेटेड ही है टॉपिक। क्या है, अभी हमने देखा कि मेटल के केस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा मेटल के केस में। तो इससे उल्टा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर कम करे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, ओके, और वैसा होता भी है। और वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। देखो, in some metals or alloys when the material is cooled to a critical temperature, कितना पर्टिकुलर मेटल का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सो कितना क्रिटिकल टेम्परेचर, -196 सेल्सियस है, ये सेल्सियस कितना कम है, देखो -196 सेल्सियस, इट्स रेजिस्टेंस फॉल्स टू 0 अप्रोक्सीमेटली। इतना करेंगे हम तो उसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0, मतलब फुल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस 0। देखो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जैसे जैसे तुम डाउन करते जा रहे हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है, और जैसे ही तुम्हारा -196 टेम्परेचर रीच हुआ तो रेजिस्टेंस और से रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कितनी हो गई, 0, ओके। तो वही बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस फॉल्स टू 0, इन दिस स्टेट मटेरियल बिकम्स द सुपर कंडक्टिंग और से सुपर कंडक्टर। डन, ओके, सिंपल है। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे ही टेम्परेचर डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा। तो अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे चले जाए तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली क्या कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कौन सा टेम्परेचर है ये, -196 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम कंडक्टर को, मेटल को या एलॉय को हम क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, एंड वी आर कूलिंग एंड रीचिंग to -196 degree Celsius. After reaching -196 degree Celsius, the resistance falls down directly to the 0, approximately 0 ohm. Done, okay. And in this state, it will have the 0 resistivity and 100% conductivity, and they are called superconductors. Done, okay. कब यूज होते हैं, कौन से केस में यूज होते हैं, तो जहां पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा,
उस केस में इन सुपर कंप्यूटर्स, तो सुपर कंप्यूटर्स में हमें बहुत ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो चिप होती है डिफरेंट डिफरेंट हर जगह बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, तब जाके पूरा का पूरा करंट सर्किट, वो मदरबोर्ड जो होता है, सुपर कंप्यूटर्स ऐसे रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ये रूम जितने बड़े कंप्यूटर्स इन द सेंस सीपीयू, स्क्रीन तो तुम्हें जितनी बड़ी लगानी उतनी लगा लो, ओके, लेकिन कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू, ओके। तो इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, तो सुपर कंप्यूटर्स में करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली वो मटेरियल का ठंडा, टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब वैसे मटेरियल का कोई बनाया हुआ है तुमने, तब क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। वैसा ही एक दूसरा है एमआरआई स्कैनर, ओके, क्योंकि एमआरआई स्कैनर में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए होती है। कौन सी इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमें पता है कि करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो जाती है, वो भी 10th में हमने देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो करंट जितना हमें, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, तो वहां पे हम हर बार तो वो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल लेके आ नहीं सकते, मैग्नेट बना नहीं सकते, तो हम करंट का यूज करते हैं। सो इन एमआरआई स्कैनर, जो एमआरआई करवाता है ना, कभी कोई गिर गया ये वो, तो हेड का, पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन होता है, ओके। सो उसमें होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड, बहुत खतरनाक आवाज आएगा, ये तो अभी 2 साल पहले मैं गया था, सो मुझे पता है, ओके, मतलब मेरा नहीं, मम्मी के लिए गया था, मम्मी गिर गए थे इसलिए। सो इतनी खतरनाक आवाज होती है, मतलब यू कैन नॉट बेयर, ओके, मतलब तुम सुन ही नहीं सकते, और वो पैक्ड होता है, बाहर भी इतना ज्यादा सुने देता है, सोचो जो अंदर गया है, ओके, उनको कैसा फील होता है। इट्स जस्ट अ टेस्ट, वो तो ऐसा भी नहीं है कि वहां घुस के आ गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इट इज जस्ट अ टेस्ट के भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या है, पता चलेगा, ओके। सो एमआरआई स्कैनर, ओके, तो उसमें क्या है, हमें बहुत ज्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा करंट है, तो बहुत ज्यादा करंट कब जाएगा, जब रेजिस्टेंस एकदम 0 हो जाएगा तब, तो उस केस में हम मतलब सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये हमारा सुपर कंडक्टिविटी का टॉपिक था, ओके। है टाइम हो गया या नहीं? अच्छा, ठीक है। सो हमारा ऑलमोस्ट 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 50% हुआ है, 50% तो नहीं बोल, 60% मान, 65%, चलो 65% तो हो गया है। सब्जी बन गई है। नहीं, आपका नहीं हुआ।